हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके विधायक मनोज पांडे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मनोज जी, आपसे मेरा पहला सवाल है बजट को लेकर के। ये कहा जा रहा है कि यूपी को कुछ नहीं मिला। अखिलेश यादव ने कहा प्रधानमंत्री तो मिल गया यूपी को, और क्या चाहिए, एक तरह का तंज था। आपका क्या मानना है? देखिए, सबके अपने अपने अभिव्यक्ति के अलग अलग तरीके हैं और उसकी आज़ादी, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो बजट आया है, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगा भारत के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कि उनके नेतृत्व में जो बजट आया है, भारत का बजट आया है। भारत की सबसे बड़ी आबादी है किसान की, जिसकी अकेले आबादी 62.6% है। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के इतिहास में और पार्लियामेंट के और आज़ादी से लेकर आज तक किसानों के बारे में जिस तरीके की बातें इस बजट में की गई हैं, कभी किसी भी अन्य राजनीतिक दल ने, जो लोग 52 साल 54 साल तक रहे, उन्होंने कभी नहीं किया। सीधे अन्नदाता को लाभ पहुंचाने वाला ही बजट नहीं है। आज देश और देश के सभी राज्यों के नौजवानों के विकास, उनकी संपन्नता, रोजगार से जोड़ने का, रोजगार की तरफ उन्हें अग्रसित करने की जो योजनाएं आज इस बजट में देखने को मिली, मैं समझता हूं कि भारत का और उत्तर प्रदेश का आज नौजवान निश्चित रूप से इस बजट को लेकर के उत्साहित है। और अगर आप देखेंगे, मध्यम श्रेणी के लोगों को जिस तरीके से इनकम टैक्स में भी छूट दी गई है, मैं समझता हूं कि इस सरकार ने मध्यम श्रेणी के लोगों पर पूरी गंभीरता से और पूरी सहानुभूति से विचार किया है कि उन्हें कैसे हम राहत देने का काम करें। और यही नहीं, ये बजट किसी राजनीतिक दृष्टि से नहीं किया गया। भारत कैसे दुनिया की तीसरे आर्थिक संपन्न देश की सूची में आ सके, एक लंबे प्लान को लेकर के। और अगर हम कहें कि 2048 और 45 की कल्पना करके, जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना भी है और उनका संकल्प भी है, उसको लेकर के ये बजट आज आया है। हम बहुत बधाई देंगे भारत सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को, जिनके द्वारा ये बजट रखा गया है। ये बजट निश्चित रूप से भारत के 135 करोड़ लोगों के लाभ का बजट है। और अगर आप इसको अर्थशास्त्र के रूप में भी देखें, तो जहां इस बजट ने बहुत कुछ नौजवानों के लिए, मध्यम श्रेणी के लिए, किसानों के लिए, बिहार जैसे पिछड़े हुए राज्य के डेवलपमेंट के लिए, तमिलनाडु के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए, और कोई ऐसा राज्य नहीं, उत्तर प्रदेश के लिए अगर आप देखें, तो जो योजनाएं आज आ रही हैं वो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में भी उसका लाभ मिलेगा। जो लोग इस मुगालते में रहते थे, एक हाईवे और एक एक्सप्रेस वे की बात कर रहे थे, उन्हें उस एक्सप्रेस वे की नींद से उठना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 4 से ज़्यादा नए एक्सप्रेस वे इन 4-5 सालों में निर्माण हुए, चाहे वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस हो, चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेस हो। और लगातार जो एक्सप्रेस वे आज बने हैं वो उससे ज़्यादा लंबी दूरी के बने हैं। मैं समझता हूँ कि ये जहाँ कमज़ोर गरीब को राहत देने वाला, नौजवानों को रोज़गार से जोड़ने वाला और भारत के अन्नदाताओं को साधन और संपन्न बनाने वाला ये बजट है, वहीं भारत को आर्थिक रूप से मजबूत करने वाला भी ये बजट है। मनोज जी, अब आप समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आ चुके हैं। जो लोकसभा चुनाव में जिस तरह से यूपी में नुकसान हुआ है बीजेपी को, आपको क्या लगता है भरपाई कैसे होगी इसकी? नहीं, कोई भरपाई का सवाल नहीं है। झूठ बोल करके, मिथ्या बातें करके जनता को आप एक बार गुमराह कर सकते हैं, और झूठ की दुकान एक ही दिन चलती है और एक ही बार चलती है। झूठ की दुकान बार बार नहीं चलती है। आज पूरा देश, और आज एक विधायक होने के नाते मैं खुद बहुत चिंतित और परेशान हूँ। जब मैं सुबह रोज़ उठता हूँ तो हमारे क्षेत्र के और ज़िले की हमारी माताएं बहनें 100-150 की संख्या में आती हैं और हमसे कहती हैं कि विधायक जी वो पैसा दिला दीजिए। मैं पूछता हूँ कौन सा पैसा? वो कहती वो पैसा जो राहुल गांधी जी ने कहा था, ठका ठक ठका ठक। रायबरेली में आपसे महिलाएं आके पूछ रही हैं। ये प्रतिदिन है, प्रतिदिन। हम नहीं, सभी जनप्रतिनिधि परेशान हैं। रोज उसी रायबरेली में मेरे घर पे 150-200 गरीब परिवार के लोग आते हैं। और उनसे क्या बोलते हैं जब वो आपसे कहते हैं? तो उम्मीद लेकर के आते होंगे। नहीं, बिल्कुल उम्मीद लेकर के आते हैं, इसलिए कि गारंटी
गारंटी ये योजना बोली गई थी कि 1 जुलाई को खाते में पैसा आ जाएगा। इसकी बात नहीं की गई थी कि हमारी सरकार बनेगी या नहीं बनेगी। सवाल ये किया गया था। मैं समझता हूँ इस लोकतंत्र में गरीबी का मजाक उड़ाया गया, गरीब का मजाक उड़ाया गया। वो हमारी माताएं बहनें फटी हुई धोती और साड़ी में आती हैं, इस उम्मीद के साथ आती हैं कि पैसा मिलेगा, और जब वो कहती हैं कि ये कहा गया था मंच से कि 1 जुलाई को खटाखट 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 पैसा आ जाएगा। रोज हो रहा है, रोज महिलाएं आ रही हैं, अभी भी हो रहा है। अभी हो रहा है, रोज भीड़ लग रही है। हमारे नहीं हो रही, कांग्रेस कार्यालय पर भीड़ लग रही है। हमारे ही घर के एकदम बगल आदरणीय सोनिया गांधी जी और राहुल जी का निवास है 100 मीटर पर। रोज वहाँ 200-300 महिलाएं वो धूप में, कड़कड़ाती धूप में, आंख गेट की तरफ टकटकी लगा करके देखती रहती हैं कब हमारे पास वो पैसा आएगा। खटाखट बीजेपी में आ चुके हैं तो आपके पास ये लाइन क्यों लग रही है? नहीं, सवाल दल का, अब दल पर कहाँ आ गए। सवाल ये है कि किसी दल ने अगर ये जनता से वादा किया है, जनता की उम्मीद जगाई है, और उम्मीद जताने के बाद उनके खाते में पैसा नहीं आया, इसको आप क्या कहेंगे? ये मैं कहूँगा कि लोकतंत्र में जनता के साथ धोखा है, जनता के साथ झूठे वादे किए गए, गरीबों का, गरीबी का मजाक उड़ाया गया। और मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में किसी व्यक्ति को, किसी राजनीतिक दल को गरीबी का मजाक उड़ाने का अधिकार नहीं रह जाता। एक बात और आप बताएं कि अभी बीजेपी में, आप चूंकि बीजेपी में है इस समय, कई नेता इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि नौकरशाही कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं कर रही, कार्यकर्ता परेशान हैं, निराश हैं, वो हतोत्साहित हैं इस बात को लेकर के। आपका क्या अनुभव कहता है? देखिए, मेरा ये स्पष्ट रूप से मानना है, लोकतंत्र में विधायिका सर्वोच्च है। डेमोक्रेसी में विधायिका का निर्माण इसीलिए हुआ है, और इसीलिए एक निर्वाचित व्यक्ति चुनाव जीत करके जाता है कि वो अपनी जनता की जो जनहित की समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, उसका निराकरण समय समय पर उसके जो निर्देश हों अधिकारी उन्हें करें। मेरा स्पष्ट रूप से ये मानना है, अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों का सम्मान करना चाहिए, उनकी बातों पर तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। जनता से चुना हुआ व्यक्ति, उसका कोई व्यक्तिगत कार्य नहीं होता, उसकी समस्या जो जन समस्या है वही उसकी समस्या, उसके लिए वो कहता है। और मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में योग्य और कर्मठ माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं, जो एक संवेदनशील भी हैं, वरिष्ठ भी हैं, कई बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में दूसरी बार मुख्यमंत्री बन करके उन्होंने शिकायतें क्यों आ रही हैं इतनी जगहों से, और बीजेपी के ही अपने नेता शिकायत कर रहे हैं। फतेह बहादुर सिंह ने कह दिया उनकी जान की हत्या की साजिश हो रही है, सरवन निषाद ने कह दिया कि उनकी सिक्योरिटी हटा ली गई है। तमाम नेता ये कह रहे हैं कि अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। नहीं, अगर कहीं अधिकारी वो विधायकों की अनदेखी कर रहा है और कोई ऐसा आचरण कर रहा है जो आचरण उसे शोभा नहीं देता और जो करने का उसको अधिकार नहीं है, तो मैं समझता हूँ इसको माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार संज्ञान में लेगी। ऐसे अधिकारी जो जनप्रतिनिधियों का अपमान करें या जनप्रतिनिधियों की न सुने, निश्चित रूप से सरकार बहुत संवेदनशील है, और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की नज़र ऐसे हर अधिकारी के ऊपर है जो जनहित के कार्यों को अनदेखा कर रहा है। समाजवादी पार्टी से आए हैं, क्या ये सच्चाई है जो कहा जाता है कि अभी भी कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी के इशारों पे काम करते हैं? ये बड़ा बीजेपी के अंदर कई नेता इस तरह का आरोप लगाते हैं। मैंने आपसे कहा कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की नज़र हर इन सारी चीज़ों पर निश्चित रूप से होगी। जिस तरीके से वो आज 16 घंटे 17 घंटे कार्य कर रहे हैं, केवल ना कार्य वो फाइलों पर कर रहे हैं बल्कि वो फील्ड में भी जा कर के कार्य कर रहे हैं। यदि ऐसे लोग होंगे तो मुख्यमंत्री जी की नज़र से बचे नहीं रहेंगे। एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। केशव मौर्य ने जो कहा कि संगठन बड़ा है, था, है और रहेगा, सरकार नीचे है हमेशा, संगठन हमेशा बड़ा है। आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे, और आज सरकार में दूसरी बार वो डिप्टी सीएम हैं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, और सारे वरिष्ठ लोग हैं। इनके किसी बयान पर टिप्पणी करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, और जो भी बड़ा नेता कुछ बोलता है तो निश्चित रूप से वो सोच समझ कर बोलता है। आप बीजेपी में जब से आए हैं, आप बीजेपी में खुश हैं, संतुष्ट हैं? किसी तरह की आपको कोई दिक्कत तो नहीं बीजेपी में? मनोज पांडे जनता के व्यक्ति हैं, और मैं 24 घंटे में 16 घंटे 17 घंटे किसी दल के नाम पर नहीं, जनता के हित के लिए, और जो मैं समझता हूँ कि जो जिम्मेदारी जनता हम लोगों को
देती है चुन करके, जो विश्वास हम पर करती है, उस विश्वास पर खरा उतरना, उस कमज़ोर और गरीब व्यक्ति को जिसके शरीर में फटे हुए भी कपड़े हैं लेकिन उसका विश्वास मनोज पांडे पर है, अपने मनोज पांडे पर है, उसके विश्वास को कायम रखना और उसके लिए कोई भी हद तक कोई भी कुर्बानी देने के लिए मैं तैयार रहता हूं। मेरा मानना है कि हम एक चुने हुए विधायक हैं और मेरी बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने क्षेत्र के जनता को अपना परिवार माने, और मैं परिवार मान के काम करता हूं और जनता के लिए और जनता के हितों के लिए 24 घंटे मैं समर्पित रहता हूं। उनका दुख मनोज पांडे का दुख है, वो खुश रहेंगे तो मनोज पांडे खुश रहेंगे। काफी सवाल आपके यहाँ से एक और मंत्री दिनेश प्रताप सिंह हैं, आप भी वहां से विधायक हैं, वो वहां से मंत्री हैं, रायबरेली में किस तरह के क्वेश्चन है? सब बढ़िया है, कहीं कोई वो नहीं है कि कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ सब लोग सामंजस्य है सबका, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधियों में आपस में कोई झगड़ा थोड़ी होता है, सबका सामंजस्य है, सब अच्छे से हैं। केवल आप लोग झगड़ा ना कराएं। बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। मनोज पांडे हैं, बताते हुए कि किस तरह से राहुल गांधी का जो बात कही थी राहुल गांधी ने, उसका असर रायबरेली में देख रहे हैं, इस पे ध्यान दे रहे हैं और इस बात का भी उम्मीद जता रहे हैं कि अगर कहीं कोई समस्याएं हैं तो सरकार उन पर जरूर ध्यान देगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।